जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 में है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। तो पदार्थों से जो उसके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उसको किस प्रकार अलग किया जाता है, उसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो कुछ विधियों के बारे में हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके थे। तो हमने हस्तचयन विधि के बारे में जाना था, किस तरह से हाथ से चुनकर पदार्थों को साफ किया जाता है। साथ ही हमने थ्रेशिंग विधि के बारे में पढ़ा था और थ्रेशिंग के साथ साथ हमने निष्पावन या इसी को कहते हैं ओशाना विधि, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। साथ ही हम चालन विधि के बारे में भी पढ़े थे कि किस तरह से चालन के द्वारा वस्तुओं को उसके जो अवांछनीय पदार्थ है उससे अलग किया जा सकता है। तो इस तरह हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अवसादन, सेडिमेंटेशन। तो क्या हम दाल में उपस्थित जो धूल के कण हैं उसको उपयुक्त जो हमने विधि पढ़े हैं उसके द्वारा हम साफ कर सकते हैं? जो दाल में धूल है उसको हम चालन विधि या फिर हाथ से चुनकर या फिर थ्रेशिंग या निष्पावन विधि से क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए भी कुछ अलग विधि की आवश्यकता होगी। तो आप घरों में अक्सर देखते होंगे कि जब आपकी माँ दाल या फिर चावल को साफ करती है, खाना बनाने से पहले उसको साफ करना बहुत आवश्यक है। तो जब वो दाल या चावल को साफ करती है तो उसके लिए वो हाथ से तो चुनती है पहले, लेकिन उसके बाद क्या करती है, उसको धोती हैं। ठीक है, किससे धोती हैं? पानी से धोती हैं। और अक्सर आप देखे होंगे कि वो धोती हैं और पानी को उड़ेलती हैं। तो हम चावल या दाल को पानी से क्यों धोते हैं? तो पानी में धोने से जो हल्के धूलकण हैं वे पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो जो हल्का धूलकण है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और उसको आराम से हम थोड़े से उड़ेल कर निकाल सकते हैं। और उसमें उपस्थित जो भारी कण है, जो ऊपर नहीं तैरता, जो बाहर नहीं निकलता, वो तली में बैठ जाता है। जिस बर्तन में हम चावल या दाल को धोते हैं उसके तली में वो गंदगी बैठ जाती है जो भारी होती है। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है चावल को धोते हुए। देखिए चावल को पानी डाला गया, फिर उसमें जो ऊपर तैरने वाली गंदगी है उसको इस तरह से उस बर्तन को थोड़ा सा उड़ेलकर बाहर निकाल दिया गया ऊपर के पानी को, और नीचे जो गंदगी है जो भारी है वो नीचे बैठ जाती है। तो बर्तन की तली में पदार्थों के भारी कणों का बैठ जाना अवसादन कहलाता है। तो ये जो अवसादन क्या है, तो जो बर्तन का तली में जो भारी कण है जो ऊपर नहीं तैरे वे कण नीचे बैठ गए। तो ये जो नीचे बैठने का प्रक्रिया है इसको कहते हैं अवसादन। तो ये समझ गए आप। इसके बाद है निस्तारण, डिकेंटेशन। तो आपने चावल को पानी से धोते समय देखा होगा कि जो हल्के धूलकण है वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो यह क्रिया निस्तारण कहलाती है। ये जो क्रिया है इसको निस्तारण कहते हैं। जो ऊपर का पानी निकालने की जो प्रक्रिया है, जो धूलकण हल्की है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसको उड़ेल कर निकाल लिया जाता है। तो ऊपर से जो पानी को निकाल दिया जाता है उसको कहते हैं निस्तारण। और जो धूलकण भारी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, तो ये जो नीचे बैठने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं अवसादन। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो इसमें हिलाएंगे नहीं, धीरे से टेढ़ा करेंगे बर्तन को और ऊपर का पानी निकाल लेंगे। तो ये यदि आप नहीं समझ पा रहे तो जब आपकी माँ खाना बना रही हो तो आप ध्यान देंगे कि वो चावल को किस तरह से धोती है और दाल को किस तरह से धोती है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा अवसादन और निस्तारण। ठीक है, अब हम देखेंगे निस्यंदन या छानना, फिल्ट्रेशन। ये जो निस्यंदन है, छानना है, ये फिल्ट्रेशन है। तो ये भी एक विधि है जिसमें पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। तो आप चाय से चाय की पत्तियों को किस प्रकार अलग करते हैं? तो अक्सर आप देखे होंगे जब चाय बनती होगी तो आपकी माँ चाय से चाय पत्ती को अलग किस तरह से करती हैं।
तो उसके लिए वो क्या करती है, छलनी का प्रयोग करती है। तो आपने देखा होगा। तो यदि आप इसमें निस्तारण विधि का प्रयोग करते तो क्या होता, तो चाय का ऊपरी भाग कुछ तो निकलता, लेकिन उसके साथ चाय पत्तियां भी चली आती। तो इस जो निस्तारण की विधि है, इसके द्वारा आप चाय पत्ती को चाय से अलग नहीं कर सकते हैं। तो चाय को एक छलनी में डालकर छानने से सभी पत्तियां छलनी में रह जाती है। तो इसको छलनी के सहायता से छानना पड़ेगा, तब वो चाय का पत्ती से चाय अलग हो जा सकता है। ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग होता है। जैसे ये इसमें क्या हुआ कि द्रव्य और ठोस का मिश्रण हुआ, जो चाय हुआ। तो किसी द्रव्य और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो चाय हुआ, ठोस और द्रव्य का मिश्रण है, इसको अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज आप घरों में देखते ही होंगे, किचन में। तो अब से यदि आप ये चीज देखेंगे तो और भी ध्यान देके देखेंगे कि किस तरह से पृथक्करण की क्रिया हो रही है। तो अब हम जल को कैसे शुद्ध करेंगे ये देखते हैं। तो तालाब या नदी के गंदे पानी को कांच के गिलास में रखिए। तो हमको गंदा पानी लेना है, कहाँ का पानी लेना है, तालाब का या फिर नदी का, क्योंकि वो गंदा रहता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है। तो पानी को आधे घंटे तक स्थिर छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि ग्लास की तली में मिट्टी के कण एकत्रित हो गए हैं। तो जो गंदा पानी हमने ग्लास में लिया है उसको आधे घंटे के लिए स्थिर छोड़ देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो गंदगी है वो नीचे, जो मिट्टी के कण है उसमें मिले हुए, वे भारी होते हैं, तो वे नीचे तली में बैठ जाएंगे ग्लास के। तो अब जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा तिरछा कीजिए। अब क्या करेंगे, ग्लास को हिलाएंगे नहीं, हिलाएंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी जो नीचे बैठी है वो ऊपर आ जाएगी। तो ग्लास को नहीं हिलाकर थोड़ा सा तिरछा करेंगे और ग्लास के ऊपर के जल को दूसरे ग्लास में उड़ेल देंगे, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। तो इस तरह का क्रियाकलाप करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, ग्लास में पानी है और जो मिट्टी उसमें घुला हुआ था वो नीचे बैठ गया है। अब ग्लास को हिलाएंगे नहीं और थोड़ा सा टेढ़ा करके दूसरे ग्लास में ऊपर का जो साफ पानी है उसको निकाल लेंगे। यदि जल अब भी गंदा है तो हम फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा यदि जो पानी है वो पूरी तरह से साफ नहीं होता है तो इसके लिए हम फिल्टर पेपर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पत्र में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं और चित्र में दर्शाए विधि द्वारा फिल्टर पेपर को कीप के आकार में मोड़ना है। तो वो आप नीचे देखेंगे। इसे एक कीप में रखकर ऊपर से इसमें जल डालेंगे। तो कीप के आकार का बनाएंगे फिल्टर पेपर को मोड़कर, उसके बाद उसको कीप के ऊपर रखेंगे और फिर ग्लास के ऊपर रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो ऊपर यदि हम गंदा पानी डालते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर तो वो बूंद बूंद होते हुए साफ पानी ग्लास में चला जाएगा। तो जो बूंद बूंद कर एकत्र होने वाला जल पहले से काफी शुद्ध होगा, पहले से साफ होगा। तो फिल्टर पेपर क्या है, देखिए इस तरह का पेपर होता है। गोल एक पेपर लेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर ऐसा गोल ही मिलता है। इसको पहले ये आधे में मोड़ेंगे, फिर आधे से आधे में मोड़ेंगे, जैसा चित्र में दिख रहा है। इसके बाद इस तरह का एक कीप बना लेंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप अपने जो कागज है, ऐसा प्लेन कागज है, उसको भी गोल काटकर इस तरह से मोड़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीप बनाने का। तो कीप बनाने के लिए फिल्टर पत्र को इस तरह से आप मोड़ेंगे। लेकिन आपका जो प्लेन पेपर है उससे आपका पानी साफ नहीं होगा, क्योंकि वो पानी में जब भीगेगा तो वो फट जाएगा। लेकिन फिल्टर पेपर ऐसा नहीं करता है, तो उससे फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे जो पानी है आसानी से छन जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस तरह से कीप के ऊपर रखा गया है फिल्टर पेपर को, जिसको आपने कीप के आकार में मोड़ा है। तो पानी शुद्ध करने में फिल्टर पत्र का उपयोग इस तरह किया जाता है। तो क्या हम इस पानी को पी सकते हैं जो हमने फिल्टर पेपर से साफ किया है? तो नहीं, इस पानी को हम नहीं पी सकते हैं, क्योंकि पानी तो साफ हो गया परंतु इसमें रोग के कारक जो सूक्ष्म जीव हैं
वो अब भी मौजूद हैं। तो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सूक्ष्मजीव से मुक्त करना आवश्यक है। यदि हम इस पानी को पिएंगे तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए ये जो सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित है, इसको साफ करने के लिए बाजार में बहुत तरह के फिल्टर उपलब्ध हैं। देखिए, 2 तरह के फिल्टर को यहाँ दिखाया गया, एक स्टील का है, एक प्लास्टिक का है। तो बाजार में उपलब्ध जल शुद्ध करने वाला फिल्टर है। तो इन फिल्टर का उपयोग करके भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में निस्यंदन की जो विधि है उसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जब हम फल से रस को निकालते हैं तो उसमें कुछ बीज रह जाते हैं, तो उन बीजों को हटाने के लिए भी हम निस्यंदन करते हैं। और साथ ही आप अपने घर में गंदे पानी को साफ करने के लिए सूती कपड़ा का उपयोग कर भी निस्यंदन के रूप में कर सकते हैं। तो जो सूती कपड़ा है, जो महीन कपड़ा है, तो उससे भी आप पानी को छानकर कुछ हद तक साफ कर सकते हैं। तो उसमें जो मोटे गंदगी है वो आसानी से उस कपड़े के द्वारा निकल जाएगा। अब देखते हैं वाष्पन, वेपराइजेशन, क्रियाकलाप 5। तो इस क्रियाकलाप 5 में हम वाष्पन के बारे में समझेंगे। तो एक बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक घोल दीजिए। तो पानी में हम 2 चम्मच नमक घोल लेंगे। अब उस बीकर के जल को लगातार गर्म करेंगे। तो जो बीकर में पानी हमने लिया है नमक वाला, उसको गर्म करेंगे। और जब सारा जल भाप बन जाता है तो बीकर के तल में आप क्या देखते हैं? तो पानी जब गर्म होता है तो वो भाप में बदलता है और भाप बनकर वो उड़ जाता है। और नीचे क्या बचता है? तो नीचे बचता है नमक। तो आप देखते हैं कि बीकर के तली में नमक जम जाता है। तो जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भाप बनने की प्रक्रिया है, इसी को वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ चित्र में आप देखेंगे, एक बीकर में हमने नमक मिला पानी लिया है और उसको गर्म किया जा रहा है। नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। तो इसको जब गर्म करेंगे तो भाप बनेगा और पानी वहां से उड़ जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ नमक बचेगा। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो जो पानी भाप में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। तो आपने समुद्र यदि देखा होगा, कभी गए होंगे, तो आप देखेंगे कि वहां का जो पानी है समुद्र का, वो इतना खारा है कि उसको हम मुंह में नहीं ले सकते हैं। तो मुंह में यदि हम उसको थोड़ा चखेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा नमकीन है। तो इन्हीं लवणों में से एक साधारण नमक है। तो ये जो समुद्र का नमकीन पानी है, इसी से हम अपना नमक प्राप्त करते हैं, जो खाने में हम उपयोग करते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे भाप में बदलता है तथा लवण इन गड्ढों में रह जाता है। तो समुद्र के पानी को समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा करके रख दिया जाता है और जब उसमें सूर्य का ताप लगता है, धूप निकलती है, तो वो पानी गर्म होता है और गर्म होकर धीरे धीरे भाप में बदलता जाता है। तो पानी भाप में बदल जाता है और नीचे नमक शेष रह जाता है। तो इस लवण को शुद्ध कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये जो नीचे नमक रह जाता है तो इसको ही शुद्ध किया जाता है, उसके बाद हमारे उपयोग के लायक ये बन पाता है। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है, इस तरह से बड़े बड़े गड्ढों में पानी को इकट्ठा किया जा रहा है और वो जब भाप बन जाता है पानी और नीचे नमक रह जाता है। ये सफेद ढेर दिख रहा है ना, ये है नमक का ढेर। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करना इस चित्र में दिख रहा है। कितने सारे लोग लगे हुए हैं नमक इकट्ठा करने में। तो पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको पृथक्करण करने के लिए एक विधि काफी नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग विधियों का भी
प्रयोग करना पड़ता है। तो आपने पदार्थों को पृथक करने की कई विधियों का ऊपर अध्ययन किया। तो आपने यह भी देखा कि कई पदार्थों के पृथक्करण में सिर्फ एक विधि पर्याप्त नहीं होती है, तो हम कई विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमको कभी कभी बहुत सारे विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो ऊपर के क्रियाकलाप से आपने समुद्र से नमक प्राप्त करने की विधि को समझा, परंतु जरा सोचिए कि क्या समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध होता है? तो जो नमक समुद्र से हम प्राप्त करते हैं उन गड्ढों से, वो शुद्ध होता है? तो उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है। तो समुद्र से प्राप्त नमक में समुद्री जीव जंतु, रेत के कण इत्यादि मौजूद होते हैं, तो इसको शुद्ध करना आवश्यक है। तो आइए हम इस एक क्रियाकलाप से समझेंगे कि समुद्र के नमक को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो हम क्रियाकलाप को देखते हैं कि नमक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे क्रियाकलाप 6। तो थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें कुछ बालू और छोटे छोटे लकड़ी की जो तीलियां हैं उसको हम मिला देंगे। तो हमारे घर में जो नमक है उसको लेंगे और उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे, जैसे बालू हुआ, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, और भी आप जो मिलाना चाहे मिला सकते हैं। तो अब इस मिश्रण को बीकर में रखकर उसमें जल मिलाइए। तो इस मिश्रण को आपने बीकर में लिया और उसमें आप पानी मिला देंगे। इसके बाद बीकर को कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के लिए बीकर को रख देना है। तो उससे क्या होगा? तो आप देखेंगे कि रेत पानी के तल में एकत्र हो गया है। तो जो रेत है वो तली में बैठ गया। क्यों तली में बैठ गया? क्योंकि रेत भारी होता है तथा लकड़ी की तीलियां तैर रही है, और लकड़ी की तीलियां हल्की होती है, इसलिए वो पानी की ऊपरी सतह में आ गई है। तो इस तरह से लकड़ी की तीलियां भी अलग हो जाएगी और रेत भी अलग हो जाएगा। अब धीरे धीरे बीकर के जल को दूसरे बीकर में निस्तारित कीजिए। तो निस्तारित आपने पढ़ा, जो पानी है उसको धीरे से उड़ेलेंगे और ऊपर का जो पानी है उसको हटा देंगे। तो वो निस्तारण जो विधि है उसके द्वारा लकड़ी की तीलियां अलग हो गई। तो बालू के कण अवसादित होकर तल में एकत्र हो जाते हैं। तो निस्तारित जल को छलनी से निस्यंदित करते हैं। तो निस्तारित जो जल है उसको छलनी से निस्यंदित कर देंगे। अब पानी में जो उपस्थित रेत के कण हैं और लकड़ी की तीलियां हैं, दोनों ही छनकर अलग हो गई। ठीक है। तो अब ये चित्र में देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है? एक केतली है जिसमें हमने वो घोल लिया है, जिसको हमने घोला है, नमक पानी का घोल। अब इसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ से भाप निकलेगा। तो केतली क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ छोटे से जगह से भाप निकलेगा तो ज्यादा सुविधा होगा उसको। तो यहाँ एक प्लेट लेंगे, ठीक है, जिसमें हैंडल लगा है, या फिर आप चिमटे का भी सहायता ले सकते हैं, और उस प्लेट के ऊपर बर्फ रखेंगे ताकि प्लेट ठंडा रहे। तो जैसे ही भाप प्लेट में जाएगा तो प्लेट में बर्फ रखा है जिसके कारण वो ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा होने के कारण वो संघनित होता है और ये बूंद बूंद करके आपका बीकर में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। तो ये है बाष्पन एवं संघनन। तो बाष्पन हो रहा है, गर्म करने पर भाप बन रहा है बाष्पन, और फिर यहाँ बर्फ के कारण प्लेट ठंडी है और ठंडा होने के कारण वह संघनन की क्रिया भी हो रही है। अब निस्तारित पानी को बाष्पित करने के लिए केतली में रखकर गर्म करेंगे। केतली के मुंह के पास एक प्लेट में बर्फ को चित्रानुसार रखते हैं और केतली के मुंह से निकलने वाला वाष्प संघनित होकर जल में बदल दिया जाता है। जब केतली का पूरा जल बाष्पन के पश्चात संघनित हो जाता है तो केतली के नीचे एकत्रित शुद्ध नमक आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ? सारा पानी भाप बनकर ऊपर चला गया, संघनित होकर पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है। और जो नमक है वो आपको प्राप्त हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। तो थैंक यू।